गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्मगति का यानी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 18। अभी तक हम इसके 17 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसके 18वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्यावस्था, जो कि आपकी पुस्तक में 5.7 पर दी हुई है। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 5.12, उदाहरण 5.13 और उदाहरण 5.14 पर चर्चा करेंगे और इन सभी उदाहरणों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। किसी अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक एवं उत्पाद मानक अवस्था में हो तो गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी साम्य अवस्था स्थिरांक स्थिरांक से निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित होती है। ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों ही मानक अवस्था में हो तो जो गिब्स ऊर्जा होती है वह साम्य अवस्था स्थिरांक स्थिरांक से निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित होती है। ठीक है, समीकरण क्या है? शून्य इक्वल्स टू डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन के, या फिर अगर हम आर टी को इस तरफ ले आए तो हमें डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के भी मिलेगा, है ना। तो ये समीकरण, और अगर हम इसे एल एन से लॉग में, है ना, एल एन से अगर इसे हम लॉग में लिखें तो जो डेल्टा जी है वह कितना होगा? -2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो डेल्टा जी है वह डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है ना, जो कि माइनस आर टी एल एन के बराबर है। ठीक है, डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन के बराबर है और डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। ठीक है, तो डेल्टा आर जी इक्वल्स टू डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ठीक है, इस हिसाब से डेल्टा आर जी इक्वल्स टू डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा आर एस इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, प्रबल ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा आर एच का मान अधिक एवं धनात्मक होता है। ठीक है, जो प्रबल ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं उनके लिए जो डेल्टा एच का मान है ना, एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वह उनका मान अधिक एवं धनात्मक होता है। इन परिस्थितियों में के का मान एक से बहुत कम होगा एवं अभिक्रिया में अधिक उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, इन परिस्थितियों में जो के का मान है वह एक से बहुत कम होगा एवं जो अभिक्रिया में अधिक उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति नहीं होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में जो डेल्टा एच का मान है वह अधिक ज्यादा एवं ऋणात्मक होगा। ठीक है, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो डेल्टा एच का मान है वह अधिक ज्यादा एवं ऋणात्मक होगा, है ना, तथा डेल्टा जी का मान अधिक एवं ऋणात्मक संभावित है। ठीक है, कैसे? देखो, डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच का मान जो है वह ऋणात्मक होगा, डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा, है ना, और ये धनात्मक हुए तो डेल्टा जी का मान भी ऋणात्मक ही होगा, है ना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, हमने पिछले भाग में भी ये पढ़ा हुआ था। चलो, समीकरण 5.24 का प्रयोग करने पर, ठीक है, ये रही समीकरण 5.24। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो कि माइनस आर टी एल एन के बराबर है। ठीक है, पहला, डेल्टा एच एवं डेल्टा एस के मापन से डेल्टा जी का मान अनुमानित करके किसी भी ताप पर किफायती रूप से उत्पादों की प्राप्ति के लिए के मान की गणना की जा सकती है ना। डेल्टा एच का मान मतलब डेल्टा एच एवं डेल्टा एस के मापन से, है ना, अगर हमें इन दोनों का मापन मिल जाए, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस पता हो, तो उसके मापन से हम डेल्टा जी का मान अनुमानित करके किसी भी ताप पर किफायती रूप से जो उत्पादों की प्राप्ति के लिए के मान की गणना कर सकते हैं। ठीक है, यदि प्रयोगशाला में की सीधा ही माप लिया जाए, अगर प्रयोगशाला में जो के है वह सीधा ही माप लिया जाए तो किसी भी अन्य ताप पर डेल्टा जी के मान की गणना की जा सकती है। ठीक है, अब चलिए हम उदाहरण नंबर 5.12 देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न कहता है कि 298 केल्विन पर ऑक्सीजन के ओजोन में रूपांतरण के लिए डेल्टा जी के मान की गणना कीजिए। ठीक है, हमें 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के ओजोन में रूपांतरण, ऑक्सीजन ओजोन में रूपांतरण हो रहा है ना, और ये रही अभिक्रिया 3/2 O2 से हमें O3 मिल रहा है ना, और दोनों ही गैसीय अवस्था में। तो हमें इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी के मान की गणना करनी है। इस अभिक्रिया के लिए जो केपी का मान है वह कितना है? 2.47 गुणा 10 की घात -29 है। ठीक है, केपी का मान है 2.47 गुणा 10 की घात -29, और अभिक्रिया है 3/2 O2 से O3 बन रहा है, और हमें डेल्टा जी का माप मतलब डेल्टा जी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम हल देखते हैं।
ठीक है। तो हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, -2.303 RT log Kp होता है ना। अभी हमने देखा कि डेल्टा जी क्या है, -2.303 RT log K, है ना। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो डेल्टा आर जी क्या है, -2.303 RT log Kp, है ना। हमें Kp का मान दिया हुआ है 2.47 गुणा 10 की घात -29, और हमें आर का मान भी पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टी हमें जो ताप है वह हमें दिया ही है 298 केल्विन, है ना। तो हमें बस इन सभी का मान रखना है सूत्र में। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log Kp है ना। तो -2.303 गुणा आर की जगह हमने 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल दिया, है ना। ये आर का मान कितना है, 8.314, है ना। और गुणा में ताप कितना है, 298 केल्विन। तो गुणा 298 केल्विन गुणा जो लॉग केपी है ना। तो केपी का मान था 2.47 गुणा 10 की घात 29। तो ये आ गया लॉग 2.47 गुणा 10 की घात 29, है ना। हम इन सभी का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1,63,000 जूल पर मोल, ठीक है। 163 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा उत्तर, डेल्टा डेल्टा जी का मान, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आसान सा उदाहरण था। चलिए अब देखते हैं तालिका 5.4, अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता पर ताप का प्रभाव, ठीक है। अब देखो, इसके लिए इसे याद रखना, इस सूत्र को, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो देखो, अगर डेल्टा एच ऋणात्मक है और डेल्टा एस जो है वह धनात्मक है ना। और सूत्र क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अगर डेल्टा एच भी ऋणात्मक है और टी डेल्टा एस जो है वह धनात्मक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो डेल्टा जी है वह वह ऋणात्मक होगा, है ना। डेल्टा एच भी ऋणात्मक है और डेल्टा एस भी अगर धनात्मक है तो सूत्र क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस धनात्मक है तो माइनस टी डेल्टा एस, जो टी डेल्टा एस है वो भी धनात्मक होगा, है ना। और डेल्टा एच ऋणात्मक हो गया और माइनस टी डेल्टा एस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस ही रहेगा, है ना। तो हमें जो डेल्टा जी है वह ऋणात्मक देखने को मिलेगा। तो सभी ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है, ठीक है। और अगर डेल्टा एच जो है वह ऋणात्मक है और डेल्टा एस जो है वह ऋणात्मक है, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो अगर ताप निम्न है तो डेल्टा जी हमें ऋणात्मक मिलेगा, और ताप अगर उच्च है जो डेल्टा जी हमें धनात्मक मिलेगा, है ना। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। इन दोनों में ही अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही ऋणात्मक हो गए तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर जो ताप है वह कम है तो जो डेल्टा जी ऋणात्मक होगा और निम्न ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। लेकिन अगर जो ताप है वह उच्च हुआ तो डेल्टा जी क्या होगा, धनात्मक होगा, और उच्च ताप पर अभिक्रिया अश्वेत प्रवर्तित होगी, क्योंकि डेल्टा जी यहाँ पे धनात्मक, डेल्टा जी यहाँ पे धनात्मक है ना। और जब धनात्मक होता है डेल्टा जी तो अभिक्रिया जो होती है वह अश्वेत प्रवर्तित होती है, ठीक है। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस ये दोनों ही धनात्मक हुए तो यहाँ भी दो चीजें हो सकती हैं। अगर ताप निम्न हुआ, है ना, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, दोनों ही धनात्मक है, डेल्टा एच भी और डेल्टा एस भी। अगर यहाँ पे जो ताप है वह निम्न हुआ तो डेल्टा जी धनात्मक होगा, है ना। और निम्न ताप पर जो अभिक्रिया है वह अश्वत प्रवर्तित होगी। लेकिन अगर ताप उच्च हुआ, है ना, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ना, डेल्टा एच धनात्मक है और जो टी डेल्टा एस है ना, डेल्टा एस तो धनात्मक है, लेकिन अगर टी ज्यादा होता है ना, तो टी और डेल्टा एस का गुणा जो क्या होगा वह धनात्मक होगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है। और अगर टी डेल्टा एस जो है वह डेल्टा एस से ज्यादा होगा, है ना, तो जो डेल्टा जी है वह हमें ऋणात्मक देखने को मिलेगा। कब, उच्च ताप पर। तो उच्च ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, है ना। और जब डेल्टा एच धनात्मक और डेल्टा एस ऋणात्मक होगा तो सभी ताप पर जो डेल्टा जी है वह धनात्मक होगा और सभी ताप पर अभिक्रिया अश्वत प्रवर्तित होगी, है ना। ये एक बार खुद से ये जो तालिका है 5.4, इस सूत्र का प्रयोग करके इन सभी को खुद से करके देखना है एक बार, ठीक है। चलो हम देखेंगे उदाहरण 5.13, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन पर साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभिक्रिया है 2NH3 प्लस CO2 से हमें NH2CO मिलता है और H2, ठीक है। दिए गए ताप पर जो मानक गिब्स ऊर्जा है डेल्टा जी, उसका मान कितना है, -13.6 किलो जूल पर मोल है। और हमें साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें के निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम हल देखते हैं।
ठीक है, हमें सूत्र पता है, सूत्र क्या था, डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log के, यही था। अगर हम log के का मान निकालना चाहें तो क्या था, डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log के, है ना। तो log के का अगर हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा सूत्र, -डेल्टा जी अपॉन बटा 2.303 RT, ये आ जाएगा, है ना। हमें डेल्टा जी का मान दिया हुआ है -13.6 किलो जूल पर मोल, है ना, और नीचे 2.303 है, और आर का मान कितना है, 8.314 है, ठीक है। और ताप हमें कितना दिया हुआ है, 298 केल्विन दिया हुआ है ना। तो हम इन सभी का मान रखेंगे, और जब इसे हल करेंगे तो हमें लॉग के का मान 2.38 मिलेगा, है ना। लॉग के का मान कितना है, 2.38। इन दोनों का हम एंटी लॉग लेंगे तो के क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 2.38, अर्थात 2.4 × 10⁻²। तो हमारा जो के है, साम्य स्थिरांक है, उसका मान कितना हो जाएगा, 2.4 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। ये उदाहरण आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम देखेंगे उदाहरण 5.14। 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड 50% वियोजित होता है। एक वायुमंडलीय दाब एवं इस ताप पर मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखो, प्रश्न कहता है कि 60 डिग्री सेल्सियस पर, जब ताप 60 डिग्री सेल्सियस हो, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे जो डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, अर्थात N2O4 है ना, एक गैस है। N2O4 जो है वह 50% वियोजित हो जाता है, ठीक है। ये कितना, 50% वियोजित होता है। कब, एक वायुमंडलीय दाब एवं इस ताप पर। अब हमें मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मतलब अर्थात डेल्टा जी की गणना करनी है, ठीक है। तो N2O4 2NO2 में बदल रहा है ना। इसे याद रखना कि इनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या है, N2O4 का 1 है और NO2 का 2 है, ठीक है। तो चलिए हम हल देखते हैं। यदि जो N2O4 है वह 50% वियोजित होता है, तो दोनों पदार्थों का मोल अंश क्या होगा, ठीक है। यदि जो N2O4 है वह 50% वियोजित होता है, तो जो मोल अंश है XN2O4 क्या होगा, XN2O4 होगा 50% हुआ, इसका 1 मोल है अगर, तो ये आधा बचेगा, तो ये होगा 0.5, है ना। और इसमें 2 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या है, 2 है ना। तो एक का ये आधा होगा, और ये जब शून्य था, है ना, शून्य था, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, आधा होगा, और 2 मोल के लिए कितना होगा, 1 होगा, है ना। 2 मोल के लिए 1 होगा। तो एक 1 - 0.5 करेंगे तो ये हमें 0.5 मिलेगा, बटा इसका 1 और इसका 0.5, तो इन दोनों का योग होगा। तो ये हमें देखने को मिलेगा 0.5 बटा 1.5, ठीक है। और अगर हम XNO2 की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमें 2 × 0.5 बटा 1 + 0.5 देखने को मिलेगा, अर्थात 1/1.5 ये हमें देखने को मिलेगा। तो XN2O4 क्या हो जाएगा, 5/15, और मतलब 0.5 बटा 1.5, और जो XNO2 होगा वह क्या होगा, 1/1, 1/1.5 होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हम आंशिक दाब जब निकालेंगे N2O4 का, तो PN2O4 क्या होगा, PN2O4 क्या होगा इसका, मतलब XN2O4, है ना, मतलब PN2O4 क्या होगा, 0.5 बटा 1.5 गुणा 1 ATM, क्योंकि दाब कितना है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 ATM होता है ना, 1 ATM होता है, तो 0.5 बटा 1.5 गुणा 1 ATM, ठीक है। और जब हम PNO2 निकालें, तो इसमें हमें XNO2 कितना दिया हमें, 1/1.5, और जो दाब है वह कितना है, 1 ATM है। तो ये हो जाएगा 1/1.5 गुणा 1 ATM, ठीक है। ये हमें PN2O4 और ये हमें PNO2 मिल गया, ठीक है। अब हम साम स्थिरांक Kp निकालेंगे, जो कि क्या होगा, PNO2 का वर्ग, PNO2 का स्क्वायर, ठीक है। ये PNO2 की घात हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि जो NO2 का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है ये 2 है ना। तो ये घात में आता है, तो PNO2 की घात 2 बटा N2O4 का जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है वह एक ही है, तो PN2O4, ठीक है। तो हम इन सभी का मान रखेंगे। PNO2 कितना है, 1/1.5, है ना, 1/1.5, तो 1.5 का की घात 2 हो गई, है ना। और PN2O4 क्या है, 0.5/1.5, तो यह क्या 0.5, और ये ऊपर क्या है, तो 1.5। ऐसे हम हल करेंगे तो हमें केपी का मान कितना, 1.33 ATM देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम, चूंकि जो डेल्टा जी का मान है वह क्या होता है, -RT ln KP, ठीक है। तो आर का मान हमने रखा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल,
है ना। और टी का मान कितना है, 333 केल्विन। ठीक है। और इसे हमने मतलब पहले एल एन से लॉग में किया है ना, तो हमें क्या मिलेगा, -2.303 RT log Kp। है ना, तो log Kp का मान कितना है, 0.1239। ठीक है। इन सभी का हमने गुणा किया तो हमें उत्तर मिला -763.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है। देखो हमें केपी दिया हुआ है। ठीक है। ताप हमारे पास है, आर का मान हमें पता है, हमें बस ये सूत्र निकल हमने बस ये सूत्र लगाया और हल किया और हमें उत्तर मिल गया -763.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, उदाहरण समझ आ गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्य व्यवस्था पर चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 5.7 पर दी हुई है। उसके बाद हमने उदाहरण नंबर 5.12 से लेके उदाहरण 5.14 पर तक मतलब सारे उदाहरण हल किए और उन्हें अच्छे से समझा। ठीक है। बाकी अगले भाग में हम सारांश देखेंगे, क्योंकि जो हमारा पाठ है वह यहीं खत्म होता है। ठीक है। तो अगले भाग में हम सारांश और समरी देखेंगे कि हमने अभी तक इस पाठ में क्या क्या किया। ठीक है। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।